नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। कैसे हैं आप सब लोग। आप बेहतरीन हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। यस। और आज जो है लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 है। किस चैप्टर का है वो तो आपको इंट्रो देख के पता चल गया होगा। किस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है ये तो आपको पता चल गया होगा। चैप्टर हमारा था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। चैप्टर हमारा था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। चैप्टर था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका एक लेक्चर हमने बड़े ही क्वालिटी के साथ खत्म किया। एक लेक्चर हमने बड़े ही क्वालिटी के साथ खत्म किया और उसके अंदर हमने घरेलू उत्पाद के अंदर जो है सूक्ष्म जीवों को जानना था। जैसे दूध से दही बनाने को, और डोसा इडली के अंदर, पनीर के अंदर, टोडी के बारे में हमने जाना। सारी चीज़ें बहुत क्वालिटी के साथ खत्म करी। यस। आज जो है आज जो है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव को पढ़ेंगे। आज जो है औद्योगिक उत्पादों के अंदर अपन सूक्ष्म जीव को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक का मतलब होता है इंडस्ट्री। औद्योगिक का मतलब इंडस्ट्री होता है। क्या होता है दोस्त? इंडस्ट्री। जो उद्योग होते हैं, जो उद्योग होते हैं उसके अंदर जो चीजें बनती हैं। अब उद्योग के अंदर ऐसा तो है नहीं कि बहुत कम कम चीजें बनेगी। उद्योग के अंदर तो बहुत ज्यादा मात्रा में, कोई भी अगर उद्योग के अंदर आइटम बन रहा है, कोई भी चीज बन रही है तो वो ज्यादा मात्रा में बनती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है, क्योंकि वो हर जगह जाएगी, क्योंकि उसको हर जगह भेजा जाएगा, इसलिए वो ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है। औद्योगिक चीजें तो ज्यादा मात्रा में। अब वहां पे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? वहां पे भी सूक्ष्म जीव भी फिर ज्यादा मात्रा में यूज होंगे। ठीक है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। एनसीईआरटी के माध्यम से ही समझेंगे इस चीज को। चलिए, यहां तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे उत्पाद हैं। उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट जो हमारे यूज में आते हैं, और उनको बनाने के लिए उद्योगों के अंदर भी क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं अपन। और वो प्रोडक्ट जो है मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान होते हैं, हमारे लिए मूल्यवान कहो, लाभदायक कहो, ये चीजें। मादक पेय। मादक पेय का मतलब क्या है? नशीले पदार्थ। मादक पेय का मतलब होता है नशीले पदार्थ, पीने योग्य जो मादक, जिनसे नशा चढ़ता है, जिनसे नशा चढ़ जाता है, ऐसे पीने योग्य जो पदार्थ हैं, जैसे शराब कह सकते हो, मदिरा, है ना। ये सारी चीजें जो हैं, तथा जो आपके प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक। क्या है? एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक को इंग्लिश में बोला जाता है एंटीबायोटिक, जो रोगों से लड़ने में हेल्प करती है। ये भी कोई पदार्थ है जो रोगों से लड़ने में हेल्प करेगा। किससे? कोई भी रोग है उससे लड़ने के अंदर हेल्प करता है एंटीबायोटिक्स। यस। तो एंटीबायोटिक है, चाहे आपके मादक पेय है, ये सारे इसके कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि मादक पेय जो है घरेलू तो नहीं बनाओगे आप, ये घरेलू उत्पाद तो नहीं है ना। इसको इंडस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये घरेलू उत्पाद नहीं है। ऐसा तो थोड़ी है कि इसको घर पे ही बना देंगे, नहीं। इसको उद्योगों में बड़े स्तर पे बनाया जाता है। और प्रतिजैविक है एंटीबायोटिक, इसको भी तो उद्योगों के अंदर बनाया जाएगा। इसको भी तो उद्योगों के अंदर बनाया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप घर के अंदर बैठे और प्रतिजैविक बना दी, नथिंग, है ना। तो ये जो है उद्योगों के अंदर बनाया जाएगा। और घरेलू उत्पाद ये बिल्कुल भी नहीं। घरेलू उत्पाद ये बिल्कुल भी नहीं। तो कौन कौन सी चीजें हैं औद्योगिक के अंदर बनाई जाएगी? एक तो आपका मादक पेय हो गए पीने योग्य, और दूसरे जो है आपके प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक हो गए। व्यवसायिक पैमाने पर, व्यवसायिक पैमाना मतलब व्यापारिक स्तर, व्यवसायिक स्तर, जिससे पैसे वैसे कमा सकते हैं, है ना। तो व्यवसायिक स्तर यानी एक बड़े स्तर पर चीजें होगी ये सारी, ठीक है ना। तो व्यवसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होगी। अब छोटी छोटी चीजें तो थोड़ी है कि छोटे से एक भगोले में आपने कर दिया काम, नहीं। अब यहाँ पे इंडस्ट्री है तो यहाँ पे बड़े बर्तन की आवश्यकता होगी, और उस बड़े बर्तन का नाम दिया गया है फर्मेंटर या किण्वक। इसके अंदर किण्वन का प्रोसेस होगा। किण्वक क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर किण्वन का प्रोसेस होगा। कौन करेगा किण्वन? सूक्ष्म जीव करेगा, तभी तो प्रोडक्ट बनाएगा। किण्वन कौन करेगा? सूक्ष्म जीव। और इस बर्तन का नाम क्या है? किण्वक या फर्मेंटर। अब इसका चित्र भी दिया गया है, आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये है चित्र किण्वक या फर्मेंटर का। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े टैंक है, कितने बड़े बड़े बर्तन है, या कितने बड़े बड़े टैंक है। देख रहे हो आप? क्या ये चीज क्लियर है? अब अपन आते हैं किण्वित पेय के ऊपर। किण्वित पेय के ऊपर आते हैं। किण्वित पेय, जिसको अपन मादक पेय बोल रहे हैं। मादक पेय जिससे नशा चढ़ता है। किण्वित इसलिए बोला है क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों द्वारा
कोई भी सामग्री होगी वो किण्वन कराई जाएगी, उसके बाद ये चीजें तैयार होगी, इसलिए इसको किण्वित पेय बोला गया है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्म जीव विशेषकर हीस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेयों के उत्पादन में किया जाता आ रहा है। यानी कि अगर आपको पूछे वाइन हो गया, ये सारी मादक पेय के नाम है, ये सारे क्या है, मादक पेय के नाम है, याद रखेंगे। वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे क्या है, 1 2 3 4 और 5 नाम दिए गए। वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ये जो है इनका उपयोग किया तो जा रहा है, लेकिन कौन बना रहा है इसको, हीस्ट बना रहा है। सूक्ष्म जीव कौन सा है, विशेष करके हीस्ट है। सूक्ष्म जीव कौन सा है, हीस्ट है। और हीस्ट बेसिकली क्या है आपका, हीस्ट बेसिकली आपका क्या है, कवक है। हीस्ट एक कवक है। हीस्ट कौन है बेटा, हीस्ट एक कवक है। यस, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही हीस्ट जो सामान्यतः ब्रीवर्स हीस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है, ब्रेड बनाने और माल्टीकृत धान्यों और फलों के रसों से एथेनॉल उत्पन्न करने में काम प्रयोग किया जाता है। आइए ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो, हमने जब घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों को पढ़ा था, तब हमने बोला कि जो ब्रेड बनाते हैं अपन जो ब्रेड बनाते हैं, खाने वाला ब्रेड, उस ब्रेड को बनाने के लिए हमने बोला था हीस्ट का प्रयोग किया जाता है। और उस हीस्ट का हमने नाम बोला था, एक नाम और लिया था उस हीस्ट का, उसका नाम था सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। क्या ये नाम हमने पहले देख रखा है, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी? तो यही हीस्ट यानी कि सैकेरोमाइसीज सेरेविसी ही एक तो ब्रेड बनाने में भी काम आ रहा है, और दूसरा आपका ये पेय पदार्थों के अंदर भी काम आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ईस्ट के 2 जगह आए हैं यूज, ठीक है ना। एक तो ब्रेड बनाने में भी आया है, और दूसरा इस ईस्ट का प्रयोग, यही सैकेरोमाइसीस सेरेविसी वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम जैसे पेयों के उत्पादन में आया है। चलो, ब्रेड बनाना, और इसी को सैकेरोमाइसीस सेरेविसी को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हीस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे इस लाइन को। और इसको सामान्यतः ब्रीवर्स हीस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। अच्छा, एक चीज और, जब हमने यहाँ पे जब पढ़ा था इसको, सैकेरोमाइसीस सेरेविसी को, तो एक और नाम आया होगा शायद यहाँ पे, बेकर ईस्ट, ये पढ़ा, इसका नाम आया बेकर ईस्ट, बेकर ईस्ट। जब इसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है तो इसको बेकर ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब यहाँ पे मादक पेय बनाएगा, जब ये हीस्ट मादक पेय बनाने में काम आता है, तो यहाँ पर इसको ब्रीवर्स हीस्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। किस नाम से जाना जा सकता है? ब्रीवर्स हीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलो, अब इसको मादक पेयों को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है, माल्टीकृत धान्यों और फलों के रसों से। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर जो होते हैं, ग्रेप्स यानी कि जो अंगूर होते हैं, आपने सुना है कि अंगूर से वाइन बनती है, वाइन मतलब अंगूर से शराब बनती है, सुना है क्या? ये अंगूर से मादक पेय बनते हैं। तो अंगूर बेसिकली फल है, अंगूर क्या है? बेसिकली एक फल है। तो अपन क्या करेंगे, ये इसने लिखा हुआ साफ साफ, फलों के रसों से। तो कोई भी फल जिससे ये मादक पेय बनते हैं, मादक पेय शराब बेसिकली क्या है? एल्कोहल बोलते हैं, बेसिकली है क्या? एल्कोहल बोलते हैं। और एल्कोहल की ही एक प्रजाति होती है एथेनॉल। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि एथेनॉल जो है बेसिकली, अगर मैं एथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैथ और एथ यानी कि 2 कार्बन होंगे, मतलब ये वाला कुछ स्ट्रक्चर होगा इसका, CH2 CH3 सॉरी CH3 CH2 OH, CH3 CH2 और OH। क्या देखो, वैलेंसी क्लियर है? कार्बन ने 2 4, ओके, ये सूत्र है इसका। वापस लिखूंगा मैं, CH3 CH2 OH, ये आपका एथेनॉल है। ये क्या है? आपका एथेनॉल है। अब ये एथेनॉल है तो इसमें एल्कोहल समूह प्रेजेंट है, तो है तो ये एल्कोहल, और यही चीज तो मादक पेय है, यही तो मादक पेय में पाया जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाते कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, माल्टीकृत धान्य लो, चाहे फलों का रस लो। तो उस फलों का मैंने क्या लिया? रस, जिससे अल्कोहल बनता हो। उस फलों के रस को, उस फलों के रस के ऊपर, या उस फलों के रस में मैंने क्या डाल दिए? हीस्ट डाल दिया, सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। मैंने यही हीस्ट डाल दिया, सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। अब ये कुछ प्रोसेस करेगा, ये मेटाबॉलिज्म करेगा। कौन? हीस्ट।
हीस्ट क्या करेगा, उन फलों के रसों को खाएगा या जो भी अपनी क्रियाएं करेगा मेटाबॉलिज्म, और क्रिया के फलस्वरूप जो है एथेनॉल का उत्पादन करेगा। एक शरीर के अंदर, हीस्ट के शरीर के अंदर कुछ प्रोसेसेस होंगे, कुछ उपापचयी क्रियाएं होगी, जिसके फलस्वरूप जो है एथेनॉल का उत्पादन होगा, जिसके फलस्वरूप जो है वो एथेनॉल का उत्पादन होगा। और वही एथेनॉल आपकी क्या है, वही एथेनॉल मादक पेय है, अल्कोहल है, जो भी आप कहना चाहो। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? वापिस से यहाँ देखेंगे, एथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाएगा माल्टीकृत धान्यों और फलों के रसों से में एथेनॉल उत्पन्न करने के काम उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाएगा। ये लाइन अगर आप वापस पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही हीस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेविसी ब्रेड बनाने और माल्टीकृत धान्यों और फलों के रसों से एथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। किसका? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या आपको वे उपापचयी अभिक्रियाएं याद है जिसके फलस्वरूप जो है हीस्ट द्वारा एथेनॉल उत्पादित होगा? ये आप पढ़ते हो शायद प्लांट में पादपों में शोषण जो चैप्टर है उसके अंदर शायद ये चीज़ पढ़ते हो, एथेनॉल कैसे बनता है। यस, बस आपको अभी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि विभिन्न प्रकार के अल्कोहली पेय की प्राप्ति किण्वन और विभिन्न प्रकार के संसाधन आसवन और उसके बिना कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। अब देखो दिक्कत तो कुछ नहीं है, ये चीज है। देखो वाइन और जो बियर है आपकी, वो बनेगी आपकी बिना आसवन के। याद रखनी, आप पहले पांचों नाम लिखेंगे, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। ये 5 प्रकार के मादक पेय थे। इसमें से जो स्टार्टिंग के 2 हैं वो आपके बिना आसवन के बनेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, समझने का प्रयास नहीं करना है इतना, बस याद रखना है ये बिना आसवन के बनेंगे। आसवन एक प्रकार का एक प्रोसेस है। वाइन और बियर जो है बिना आसवन के बनेंगे, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम जो है वो आसवन के प्रोसेस से बनेंगे। वो किस प्रोसेस से बनेंगे? आसवन के प्रोसेस से बनेंगे। आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि बिना आसवन के कौन है और आसवन के कौन है। स्टार्टिंग के जो 2 हैं इसको आपको सीरियल वाइज याद रखना है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ऐसे। तो वाइन और बियर जो है वो बिना आसवन के बनेगी, विस्की, ब्रांडी और रम जो है वो आपकी आसवन के प्रोसेस से बनेगी। इंपॉर्टेंट है, नीट का फेवरेट सवाल है, पूछा भी गया है, पीवाईक्यूज भी है, पीवाईक्यूज भी है। यस, लिखा हुआ है यहाँ पे, वाइन बियर का उत्पादन बिना आसवन के होगा, विस्की, ब्रांडी, रम किण्वित रस के आसवन द्वारा किए जाएंगे। किण्वित रस तो मिल गया अपने को, फिर उसका आसवन प्रोसेस होगा, उसके बाद मिलेंगे विस्की, ब्रांडी और रम। किण्वन संयंत्र का फोटोग्राफ भी दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये किण्वन संयंत्र है। ये देख लो आप, कितने बड़े स्तर पे काम हो रहा है। अब इस फोटो के अंदर तो अपने को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है। ये तो चीज़ें वहाँ पे वर्क करते हैं तब पता चलता है। इससे बस इतना समझ सकते हैं कि इस कितने बड़े पैमाने पर है ना, पैमाना इसका कितना बड़ा है, कितने बड़े स्तर पर ये काम होता है, बड़े पैमाने पर। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो कमेंट में यस लिखिए। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट में यस लिख देना। अब अपन बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एंटीबायोटिक्स। इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है कि पढ़ते समय आपको फील आएगा। एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या होते हैं? बेसिकली क्या होते हैं? एंटीबायोटिक जो है ऐसे पदार्थ हैं या ऐसी केमिकल हैं या ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे केमिकल हैं जो रोगों से लड़ने में हेल्प करेंगे, जो रोगों से लड़ने में हेल्प करेंगे। कौन बेटा? एंटीबायोटिक्स। यस, और दूसरी चीज ये है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होंगे। किससे बनाएंगे? सूक्ष्म जीव उत्पन्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बना देंगे इनको, सूक्ष्म जीव बनाएंगे, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होंगे ये। चलिए आइए और इसको एनसीईआरटी से अभी समझने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविकों का उत्पादन 20वीं शताब्दी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यानी कि इसको खोजा कब गया है? 20वीं शताब्दी के आसपास ही जो इसको है खोजा गया है कि सूक्ष्म जीव ऐसी चीज़ें भी उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है। तो मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। तो और सूक्ष्म जीव बेसिकली इसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या आपको पता है? ये नाम लिखा हुआ है सीधा सीधा, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। यस, अब देखो एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये एंटी जो है वो क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा याद रखेंगे दोस्त? ग्रीक भाषा का शब्द है। कभी कभी आपको ऑप्शन के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर ग्रीक की जगह कुछ और दे देते हैं। ग्रीक की जगह कुछ और दे दिया तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बच्चा मेन चीज क्या याद रखता है कि जीवन के इसका अर्थ याद रखता है कि क्या अर्थ होता है एंटी का। भाषा आप बहुत कम याद रखोगे। अब इस ग्रीक की जगह थोड़ा बहुत भी इधर उधर दे दिया, थोड़ा बहुत भी इधर उधर दे दिया तो अपन तो उसको ध्यान ही नहीं देंगे, नजरअंदाज करेंगे। लेकिन एक एक शब्द यहाँ पे याद रखना है, ग्रीक भाषा का शब्द है, अच्छे से याद रखना।
ठीक है। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खिलाफ। अब एंटी का अर्थ तो खिलाफ ही है, आप सबको पता है कि ये मेरा एंटी है, ये मेरे एंटी है, ये मेरे एंटी। एंटी का अर्थ तो खिलाफ है, ये चीज़ तो हमको भी पता है और ग्रीक वाले लोगों को भी पता थी, इसलिए इसका अर्थ खिलाफ दे दिया। दूसरा जो है बायो। अब बायोटिक है या एंटीबायोटिक है या एंटीबायो है, जो भी है, तो बायोटिक का मतलब तो होता है जीवन। ये तो सबको पता है, बायोटिक मतलब जीव या जीवन। बायोटिक मतलब जीव या जीवन। चलो, अब मुझे पता चल गया एंटी का मतलब होता है विपरीत या खिलाफ और बायोटिक का मतलब होता है जीव या जीवन। तो इस प्रकार से अगर मैं एंटीबायोटिक का अर्थ खोजूं तो ये तो जीवन के खिलाफ हुआ। एंटीबायोटिक का अर्थ देखूं तो एंटी का मतलब खिलाफ और बायो का मतलब जीवन, तो ये तो जीवन के खिलाफ अर्थ हो गया इसका। इसका अर्थ तो जीवन के खिलाफ हो गया। लेकिन एंटीबायोटिक तो जीवन के खिलाफ होते ही नहीं है, एंटीबायोटिक तो जीवन के लिए होते हैं, जीवन के प्रति होते हैं, जीवन को रक्षा करते हैं ये तो ये अर्थ तो इसमें दिक्कत है भाई, अर्थ में तो दिक्कत है। तो आइए अब अर्थ में दिक्कत को समझाया गया है यहाँ पे। अर्थात खिलाफ और बायो का अर्थ होता है जीवन, दोनों को मिला देने से इसका अर्थ होना चाहिए था जीवन के खिलाफ हुआ, जीवन के खिलाफ हुआ। जबकि मनुष्यों के संदर्भ में ये जीवन के खिलाफ ना होकर के जीवन के प्रति है। मनुष्यों के संदर्भ में तो ये जीवन के प्रति है। अब जीवन के खिलाफ में क्या है कि रोग जो जीवों से उत्पन्न होते हैं उनके खिलाफ है। खिलाफ किसके हैं? रोगों के खिलाफ है। रोग है ना, रोग जो जीव से उत्पन्न हो रहे हैं, जो किसी जीव से उत्पन्न हो रहे हैं, उस रोगों से, जो किसी जीव से उत्पन्न हो रहे उस रोगों के खिलाफ है। जैसे जैसे इस चीज को अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक मानव हूं, मेरे अंदर कोई सूक्ष्म कोई जीवाणु आ गया, मेरे अंदर बाहर से कोई जीवाणु आया और उस जीवाणु ने मेरे को रोगग्रस्त कर दिया। मेरे अंदर बाहर से कोई जीवाणु आया और मुझे उस जीवाणु ने रोगग्रस्त कर दिया। मैंने बाहर से ली एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का अर्थ होता है जीवन के खिलाफ। तो क्या वो मेरे जीवन के खिलाफ है? नहीं, मेरे तो जीवन के प्रति है इसलिए मैंने ली, मेरे तो जीवन के हित में है इसलिए मैंने उसको लिया। खिलाफ किसके हैं? उस रोग के जो जीवाणु ने मेरे अंदर डाल दिया, उस रोग के जो उस जीवाणु ने मेरे अंदर डाल दिया, उस रोग को, उसके खिलाफ है ये चीजें। और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, मजा आया। यस। उसके बाद जबकि मनुष्यों के संदर्भ में तो उसके प्रति है। अब देखो, एंटीबायोटिक जो होते हैं, प्रतिजैविक जो होते हैं, वो एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं। एक प्रकार के क्या हैं? केमिकल पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होंगे, जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है, राइट। यह अन्य यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे रोगजनक हैं, यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर कुछ ऐसे रोगजनक हैं। क्या है? रोगजनक हैं जो रोग करते हैं। जो क्या करते हैं? रोग करते हैं। रोगजनक हैं जो रोग को अंजाम देते हैं। अब इन रोग को रोकने के लिए मेरे पास एक एंटीबायोटिक है, एक रसायन है। जिस एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक ही पदार्थ है। तो मैंने उस एंटीबायोटिक को इस प्लेट के ऊपर डाल दिया। मान लो इस प्लेट के ऊपर मैंने उस एंटीबायोटिक को डाल दिया, या फिर उस जीव को ही डाल दिया जो एंटीबायोटिक बनाता है। या तो मैं एंटीबायोटिक डालूं, मेरे पास एंटीबायोटिक नहीं है तो मैंने उस जीव को ही डाल दिया जो एंटीबायोटिक बना रहा है। मैंने उस जीव को ही डाल दिया जो एंटीबायोटिक बना रहा है। तो वो जीव इस प्लेटों के ऊपर गया, उसने बनाई एंटीबायोटिक और उस एंटीबायोटिक ने ये जो रोगजनक थे उनकी वृद्धि को मंद कर दिया। ये जो रोगजनक थे रेड कलर से जो दिखाए गए हैं, उनकी वृद्धि को मंद कर दिया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, या फिर उनको मार गिराया। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एंटीबायोटिक करता है, ये एक एंटीबायोटिक का कार्य है। या तो रोगजनक को मार दो या फिर उनकी वृद्धि को कर दो मंद। ये चीज है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? आइए आगे बढ़ते हैं। आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से तो परिचित ही हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे जो पहला खोजा गया था एंटीबायोटिक, जिसका नाम यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, मजा आएगा। ये जो पेनिसिलिन है वो पहला खोजा गया प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक था। और ये आप सभी इस नाम से परिचित भी हैं, नहीं भी है तो आप आज से याद रखना। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था, सबसे पहला एंटीबायोटिक था। एक कवक से इसकी खोज हुई थी जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। अब हुआ क्या? बेसिकली इसकी जो खोज हुई थी ना, वो एक संयोग से खोज हुई, संयोगवश, संयोग से खोज हुई। अगर इसकी खोज नहीं होती ना, बड़ी दिक्कत थी। संयोग से खोज हो गई, खोज करना ही नहीं चाह रहे थे फिर भी हो गई, खोज करना ही नहीं चाह रहे थे फिर भी इसकी खोज हो गई।
तो इसको संयोग ही बोलूंगा, मैं इसको संयोग ही बोलूंगा, जिसकी जिसकी खोज एक प्रकार का हादसा थी, घटना थी, या संयोग में कह सकता हूं। कैसे? एक वैज्ञानिक थे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिनकी बहुत चलती थी वहां पे, जहां वो रहते थे, जहां वो कार्य करते थे। बहुत तगड़े वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या नाम है वैज्ञानिक का? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ क्या हुआ? इन्होंने एक बैक्टीरिया को पकड़ा। इन्होंने एक बैक्टीरिया को पकड़ा, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफिलोकोकस। यहाँ पे नाम दिया गया है स्टेफिलोकोकस। बैक्टीरिया यानी कि ये जीवाणु है, नाम इसका है स्टे स्टेफिलोकोकस। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? एक और अपने पास में ऐसा जीवाणु है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस। एक और है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस नाम जो है लगभग मिलते जुलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस, ये जो नाम है वो लगभग जो है वो मिलते जुलते हैं। तो बच्चों को दिक्कत होती है, याद रहे स्ट्रेप्टोकोकस नहीं है, स्टेफिलोकोकस है। स्टेफिलोकोकस है। चूंकि फ्लेमिंग कार्य कर रहे थे, चूंकि फ्लेमिंग कार्य कर रहे थे, फ्लेमिंग में एफ आ रहा था, तो यहां पे स्टेफिलो है, स्टेफिलो में एफ आ रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस में एफ नहीं आ रहा है। चूंकि फ्लेमिंग कार्य कर रहे थे, फ्लेमिंग यानी कि एफ से शुरू होता है, तो इसमें स्टेफिलोकोकस आएगा, एफ जरूर आएगा, इनका नाम जरूर आएगा। तो स्टेफिलो में एफ आ रहा है, स्टेफिलो में देखो फ आ रहा है ना ये, तो स्टेफिलो में एफ आ रहा है, स्ट्रेप्टो में एफ नहीं आ रहा है। इससे ऐसे मतलब आप याद कर सकते हैं। ये ट्रिकें हैं, आपकी इच्छा है, अगर आपको कोई दूसरी ट्रिक फॉलो करनी है, आप आराम से ट्रिक या सीधे ही याद करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस मैं आसान बनाने के लिए बोल रहा हूँ कि फ्लेमिंग कार्य कर रहे थे, फ्लेमिंग में एफ आता है, तो स्टेफिलो पर कार्य कर रहे थे। किस पे कार्य कर रहे थे? स्टेफिलोकोकस जीवाणु के ऊपर कार्य कर रहे थे। अब हुआ क्या? तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उनमें से एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए, जिस कारण से स्टेफिलोकोकस वृद्धि नहीं कर सका। उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है। चूंकि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण उन्होंने इनका नाम पेनिसिलिन रखा। अब देखो, जल्दी जल्दी पढ़ा है लेकिन अब समझाऊंगा। हुआ क्या कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो कार्य कर रहे थे, किसके ऊपर कार्य कर रहे थे? स्टेफिलोकोकस जीवाणु के ऊपर। तो मैं बना रहा हूं यहाँ स्टेफिलोकोकस। ये मेरा स्टेफिलोकोकस है, ये मेरा स्टेफिलोकोकस है, ये मेरा स्टेफिलोकोकस। इन प्लेटों के ऊपर वो स्टेफिलोकोकस जीवाणु की वृद्धि करवाई उन्होंने, संवर्धन माध्यम में वृद्धि करवाई, और उसके बाद इसका अध्ययन चालू था। हुआ क्या? जैसे ही अध्ययन इन्होंने कंप्लीट किया, जैसे ही एक दिन का अध्ययन इन्होंने कंप्लीट किया, इस प्लेट को लेके गए रसोई के अंदर, इस प्लेट को भी रसोई के अंदर लेके गए और धो दी। प्लेटों को धोना जरूरी है ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए, तो साफ करना या धोना जो भी है ना, तो इन प्लेटों को इन्होंने धो दिया, केमिकल से धो या जैसे भी वो प्रयोगशाला में जिस प्रकार भी धोते थे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को इतना नहीं जानना डीप में। तो इन दो प्लेटों को वो लेके चले गए, धो दी, लेकिन एक प्लेट के साथ जुल्म हो गया, एक प्लेट के साथ जुल्म हो गया, और उस प्लेट को वो धोना भूल गए, उस प्लेट को वो धोना भूल गए, और उसको ऐसे ही रख दी, बिना धुली रख दी, उसको धोया नहीं। इनको तो धो दिया तो इनका तो काम खत्म, इनको धो दिया तो इनका काम खत्म, इसको धोया नहीं। अब इसको धोया नहीं तो दिक्कत क्या हो गई? पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिक्कत हो गई। लेकिन क्या हो गई? एक दिक्कत हो गई। इस बिना धुली प्लेट के ऊपर कुछ कवकों ने वृद्धि कर दी, और उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोटेटम। वही जो नोटेटम, थोड़ा लिखना नहीं आ रहा, नोटेटम ऐसा कुछ है ना, नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। अब इस प्लेट के ऊपर पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक है, याद रखना कवक है। ये कवक ने भूल से या कैसे भी, जैसे भी हुआ घटना समझो, कुछ भी समझो, इसके ऊपर कवकों ने वृद्धि कर दी, पेनिसिलियम नोटेटम ने। अब ये जो पेनिसिलियम नोटेटम कवक था वो एक एंटीबायोटिक स्रावित करता है जिसका नाम है पेनिसिलिन। जो हमने बोला
पहली पहली एंटीबायोटिक थी जो हमने बोला फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। किसने स्रावित करी? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक ने, जो इस बिना धुली प्लेट के ऊपर उत्पन्न हो गए थे। और उसने क्या किया? चलो, तो हमें क्या दिक्कत है? हमने देखा कि इसने पेनिसिलियम नोटेटम कवक ने वृद्धि कर दी, तो क्या दिक्कत होगी? बैठे हैं दो जने एक साथ, वृद्धि करने के साथ साथ इसने पेनिसिलिन स्रावित कर दिया जो एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। फिर भी हमने कहा क्या दिक्कत है, पड़ी है। लेकिन इसने जो पेनिसिलिन स्रावित करी, उसने इस स्टेफिलोकोकस जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, जिसके ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कार्य कर रहे थे, वो स्टेफिलोकोकस ने वृद्धि बंद कर दी। उस स्टेफिलोकोकस की वृद्धि बंद हो गई। अब वो संख्या में बढ़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि पेनिसिलिन ने उनको रोक दिया। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है और उसने उनको रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। तो फिर पता चला फ्लेमिंग को, तो उसने अध्ययन करके बताया कि ये चीजें हैं। अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, देखते हैं कितना समझ में आता है और कितना नहीं आता है। पहले मैंने बता दिया, अब एनसीईआरटी के ऊपर आते हैं। यस, फास्ट फास्ट पढ़ा था, अब अपन आराम से देख लेते हैं। चलिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर कार्य कर रहे थे, तो उनमें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे, उसमें से एक बिना धुली प्लेट पर क्या हो गए? मोल्ड उत्पन्न हो गए। मोल्ड को बोला जाता है कवक। मोल्ड का मतलब होता है दोस्त कवक। कौन सा कवक उत्पन्न हुआ था? पेनिसिलियम नोटेटम। यस, जिस कारण से स्टेफिलोकोकस वृद्धि नहीं कर सका। मोल्ड यानी कि कवक उत्पन्न हुए, जिसके कारण स्टेफिलोकोकस की वृद्धि होगी, रुक गई। उन्होंने पाया कि ये प्रभाव जो है वृद्धि का रुकना, ये प्रभाव मतलब वृद्धि का रुकना, ये मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन, मोल्ड यानी कि कवक द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता था। वृद्धि क्यों रुकी? क्योंकि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और वो स्रावित हो गया था। चूंकि पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन जो है पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है। पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है या मोल्ड है, उससे उत्पन्न होता है पेनिसिलिन। इस कारण से इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन दे दिया। पेनिसिलिन नाम क्यों दिया? अब जैसे ही उसने रसायन स्रावित किया होगा और स्टेफिलोकोकस जो है उसकी वृद्धि रुकी होगी, उस हाथों इंस्टेंट टाइम पे तो उन्होंने नाम नहीं दिया होगा ना उस रसायन का। उन्होंने पहले पता किया किससे उत्पन्न हो रहा है, तो हम उसको पता चला कि पेनिसिलियम नोटेटम कवक जो है इसको उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए उसने उसका नाम क्या रख दिया? पेनिसिलिन रख दिया। और पहला एंटीबायोटिक था ये। तो खोज आप देख सकते हो, एक हादसा थी, घटना थी, संयोग था। यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चैन, अच्छा स्टार मार्क करेंगे, नीट का फेवरेट सवाल पूछा जा सकता है। बाद में क्या हुआ? अर्नेस्ट चैन, हार्वर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। इन्होंने तो खोज करी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो खोज करके छोड़ दिया होगा, लेकिन खोज करने के बाद थोड़ी पता चला होगा इतना विशाल ये एंटीबायोटिक है। तो उसके बाद दो वैज्ञानिक आए, अर्नेस्ट चैन, हार्वर्ड फ्लोरे। इन्होंने जो है, अच्छा कभी कभी क्या होता है, यहां पे दिक्कत हो जाती, हार्वर्ड को चैन के आगे लगा देते और अर्नेस्ट को फ्लोरे के आगे लगा देते हैं और स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आपको ऐसा स्टेटमेंट अगर दे दे, कि हार्वर्ड चैन और अर्नेस्ट फ्लोरो ने शक्तिशाली एंटीबायोटिक के रूप में इसकी पेनिसिलिन की खोज की या पुष्टि की, क्या ये सही है? नहीं। अर्नेस्ट चैन है और हार्वर्ड फ्लोरे है, इसने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। किसकी? पेनिसिलिन की। तो इनको कुछ मिलना चाहिए। अब इस पेनिसिलिन का, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट की फेवरेट बन सकती है। दूसरे विश्व युद्ध, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके अंदर घायल अमेरिकन सैनिक जो हैं, घायल अमेरिकन सिपाही जो हैं, सैनिक जो हैं, उनके उपचार के अंदर इस एंटीबायोटिक का व्यापक यानी बड़े स्तर पर जो है वो उपयोग किया गया था। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। कौन से देश के सैनिक? अमेरिका देश के सैनिक। कितनी इंपॉर्टेंट और प्यारी लाइन थी। अब फ्लेमिंग जो है, चैन जो है और फ्लोरे जो है, फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चैन, हार्वर्ड फ्लोरे को इस खोज के लिए 1945 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर देखा जाए प्रतिजैविक वाला पूरा इंपॉर्टेंट है। प्रतिजैविक वाले से नीट सवाल उठा सकता है, प्रतिजैविक वाले से नीट के फेवरेट सवाल बन सकते हैं। मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एक एक चीज़ मैंने बताई, आप मेरे से भी इस लेक्चर को देख के भी अपने आप याद हो जाएगी, लेक्चर को देखने से ही याद हो जाएगी। ठीक है। पेनिसिलिन के बाद
पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्म जीवियों से और भी खोजें हुई होगी बाद में, ऐसा तो है नहीं एक पेनिसिलिन खोज के बाद खत्म, और भी खोजें हुई है, अन्य एंटीबायोटिक को भी परिशुद्ध किया गया है सूक्ष्म जीवों से। क्या आप कुछ एंटीबायोटिक के नाम बता सकते हैं? अब देखो, नाम तो अब हम नहीं बताएंगे, नाम तो एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे, तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं। ये सवाल नीट के अंदर बस एनसीईआरटी की लाइन से आएगी, तो हमें यहाँ पे इतना सोचने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ देखो, प्लेग, काली खांसी, प्लेग रोग है, काली खांसी भी एक रोग है, डिप्थीरिया या जिसको गलघोंटू कहा जाता है ये भी एक रोग है, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, ये सारे रोग हैं। जैसे भयानक रोग जिससे संसार में लाखों लोग मरे हैं, उसके उपचार के लिए एंटीबायोटिकों ने हमारी क्षमता में वृद्धि एक शक्ति के रूप में आए हैं। एंटीबायोटिक्स ने हेल्प करी है इन रोगों से बचने के लिए। आज हम एंटीबायोटिक से रहित संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। हम एंटीबायोटिक से रहित संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। संसार में एंटीबायोटिक हैं तभी लोग जो हैं वो जीवित हैं। ये नहीं होते तो अपन उस संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक, और बहुत ज़्यादा यूज़ है, और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट के भी, शरीर के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, मानव के लिए ये तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट इससे क्वेश्चन उठा सकता है, नीट इससे क्वेश्चन उठा सकता है। तो इस प्रकार से हमने क्वालिटी के साथ एक एक लाइन को समझते हुए, एक एक लाइन का अर्थ बताते हुए हमने जो है वो एंटीबायोटिक को खत्म किया, और क्वालिटी के साथ हमने किण्वित पेय को भी क्वालिटी के साथ खत्म किया। किण्वित पेय में आपको एक तो हीस्ट का नाम याद रखना है, और आसवन और बिना आसवन के कौन कौन सी है वो आपको याद रखना है। और उसके बाद एंटीबायोटिक तो मैंने इतने अच्छे से बता दिया कि आपको अभी याद है, आपको अभी से ही याद है। अब अगला जो टॉपिक आता है, हालांकि वो आता है रसायन, एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणु। कितना है? थोड़ा सा ही है, लेकिन इसको अगली क्लास में ही कैरी करेंगे। 30 मिनट की ये क्लास हो चुकी है, तो आशा करता हूँ आज की जो क्लास है आशा करता हूँ आज की जो क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही बेहतरीन रही है, बहुत अच्छी रही है। आपको एक एक चीज़ समझ में आई है, सारा कुछ अच्छा लगा है, लेक्चर बहुत पसंद आया है, याद हुआ है, समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप स्टार मार्क लगा देना, आग लगा देना कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन के अंदर हल्की सी आग लगा देना, थोड़ा सा दिल दे देना। यस, आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और पढ़ा पाएंगे। यस, तो थोड़ा सा जो है वो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। वीडियो पसंद आया हो और भी दोस्तों को बताइए कि एनसीईआरटी हाईलाइट हिंदी मीडियम की आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रही है, फ़ायदा उठाने का प्रयास कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए। लेक्चर 2 सक्सेसफुली और क्वालिटी के साथ खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।